सो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीएस नंबर 27 के मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। और हर बार की तरह इसमें अपन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है, उनको सिंपलीफाई करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, या फिर एग्जाम में मतलब अपन किस तरीके से सोचेंगे ताकि वो क्वेश्चन इजीली सिंपलीफाई हो पाए। और मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि अपन घर पे जैसे सॉल्व करते हैं तो अपना एक अलग दिमाग चलता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ऐसे मेथड लगाएंगे जो मतलब अलग ही आ रहे हैं, हर कहीं से आ रहे हैं। एकदम मतलब वो अप्रोच रखेंगे जो एक बच्चा एग्जाम में लेके बैठता है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के हुए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखिए, पहले क्वेश्चन के अंदर ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, जो न्यू कमर्स हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन सारे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन अब जैसे इसमें हिंदी जैसा लिखने लायक कुछ नहीं है, तो वो मतलब इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। बाकी समझाने के अंदर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, बस आप देखते जाइए। तो भाई इसके अंदर क्या बोला है कि वैल्यू फाइंड करनी है। साइन स्क्वायर 64 को एक बार अपन ऐसा कैसा लिख देते हैं, इस चीज को मैं बदलने की कोशिश करता हूं। भाई कोस 64 को मैंने एज इट इज रख दिया। साइन 26 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या साइन 90 माइनस 64। अब भाई ये 64 भी मेरे को निकालने की नीड नहीं है, वो यहीं पे दे देगा, तो हिंट ले भी सकते हैं अपन ताकि जल्दी हो जाएगा सॉल्व। ठीक है भाई, साइन 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। अब अपन को तो एक फॉर्मूला पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है। वैसे मैंने डिटेल में ये पहले पीटीएस में बता रखा है, अभी अपन डायरेक्टली फॉर्मूला देख लेते हैं। बाकी जैसे भाई ये साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये चेंजिंग लाइन होती है, वो सब मैंने बहुत डिटेल में पीटीएस नंबर 10 में बता रखा है आई थिंक। तो अगर कोई चाहे तो वो जाके चेक कर सकता है। अभी अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, 2 इंटू कॉस 43 आ गया। और कोसेक 47 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोसेक 90, अब माइनस 90 माइनस सब कुछ लिखना है, तो भाई इसने हिंट दे दिया, तो वो 43 ही लिखेंगे अपन, क्योंकि 90 माइनस 43 ही 47 होता है। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि ये जैसे 90 माइनस क्या लिखना है वो अपन को यहां से ही हिंट मिल जाएगा। तो 90 माइनस 43 हो गया। अब कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो भी मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ। कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है भाई, कोसेक जो है वो सेक में बदल जाता है और पॉजिटिव रह जाता है, तो ये सेक थीटा में बदल जाएगा। अब देखो मैं इनको बदल के लिख देता हूँ भाई, जो मैंने फॉर्मूले बताए उनके हिसाब से। तो क्या आ जाएगा, ये कोस 64 है, ये भी कोस 64 में बदल जाएगा क्योंकि कोस थीटा बन जाएगा। ये कोस 64 और कोस 64 बन गए कोस स्क्वायर 64। ठीक है भाई, प्लस में आ गया 2 कोस 43। मैंने क्या बोला, ये बन जाएगा सेक थीटा के अंदर, यानी ये आ जाएगा सेक 43। अब कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये तो एक दूसरे को काट देंगे, तो इधर तो सिर्फ +2 बचेगा। इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है, इसका वैल्यू तो 1 होता है, यानी 1 + 2 आ जाएगा। 1 + 2 का मतलब क्या हो गया, 3, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान था, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी। अपन चल लेते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। बाकी एक चीज बता देता हूँ, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि किसी भी क्वेश्चन में या इसके बावजूद भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं, तो एसएससी मैनिया चैट अपना टेलीग्राम है, आप उस पर आइए, आपको एनी टाइम वो अवेलेबल है, उस पर कोई भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है भाई, सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोला है कि ये जो चीज है ये इसके बराबर है, ये रूट यहाँ तक ये है सिर्फ। ठीक है, तो ये बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट में a² + b²। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसको ब्रेक करना होता है बस, बाकी कुछ नहीं करना इस फॉर्म में। अब देखो कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ भाई। अंडर रूट में 86 माइनस 60√2 लिखा है, इसे a माइनस b√2 जैसा बनाना है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब बेसिकली अपन को ये रूट हटाना है। रूट कब हटेगा, जब अंदर वाली चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जब भी तो वो स्क्वायर से रूट कट पाएगा ना। ठीक है भाई, तो परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाने की मैं कोशिश करता हूं, तो देखिएगा ये कैसे बनेगा। इसको अपन ब्रेक करके लिखेंगे दो चीजों में। कैसे करेंगे भाई, जैसे इसके अंदर अपन को परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना होता है, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बहुत सारे हैं, जैसे कि 64 भी है, 36 भी है, 6 का 36 भी है, 5 का 25 भी है, बहुत सारे हैं, 8 का 64 भी है, 9 का 81 भी है। लेकिन दो ऐसे चीजों में ब्रेक करना है ना, क्योंकि अपन को a² + b² चाहिए होता है। देखो मैं बताता हूँ क्या है भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे a² + b² -2ab का फॉर्मूला होता है अपना a - b का होल स्क्वायर। अगर मान लो मैंने ऐसे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर मैं स्क्वायर को उस रूट से काट दूंगा, तो मेरे पास में ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अरे तो भाई ऐसी फॉर्म में बदलने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसको दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, एक टुकड़े को तो मैंने तोड़ दिया 36, एक टुकड़े को मैंने बोल दिया 50। मेरे को बताओ 50 + 36 क्या हो गया, 86 हो गया। आगे देखना, ये 50 में मेरे तोड़ने का रीजन क्या है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। भाई पहले मैं 36 को लिख देता हूँ 6 का स्क्वायर,
50 को अपन क्या लिख सकते हैं, हर एक चीज को भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, 2 बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाकी समझते जाइए बस आप। बी का स्क्वायर लिखना है भाई, 50 का अगर मेरे को रूट करना है तो वो क्या होगा, 25 इंटू 2 में मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ। 25 का रूट तो 5 हो जाएगा, 2 का कोई रूट नहीं होता तो 5 रूट 2 आ जाएगा, यानी कि 5 रूट 2 का जो स्क्वायर होता है वो 50 होता है। अब देखिएगा क्या होगा भाई, माइनस आएगा, अब 2 इंटू ए आएगा, ए की वैल्यू तो 6 है, इंटू बी आएगा, बी की वैल्यू 5 रूट 2 है। ध्यान से अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो रूट 2 था, बार 60 बनना चाहिए भाई, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, बिल्कुल बन गया 60, इसीलिए मैंने ऐसा एक नंबर लिया था। ठीक है भाई, अब इस चीज को मैं लिख क्या सकता हूं, अभी अभी मैंने आपको बताया, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 5 रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 6 माइनस 5 रूट 2 बराबर हो जाएगा a माइनस बी रूट 2 के। तो अपन को क्लियर कट दिख गया, a की वैल्यू तो 6 आ गई, ठीक है भाई, a की वैल्यू 6 आ गई, माइनस बी रूट 2 है, इधर माइनस 5 रूट 2 है, यानी b की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है भाई, अब इसने क्या पूछा है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा, बड़ी शानदार चीज बताता हूं आपको मैं यहाँ पे, भाई अपन को निकालना है अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब भाई यहां तक कोई भी कर लेगा कि 36 प्लस 25, और ये बन जाएगा रूट के अंदर 61। अब रूट 61 किसी को नहीं पता, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है जो एग्जैक्ट रूट नहीं होती। अब यहाँ पे मेरी शॉर्ट ट्रिक काम में आएगी। मैंने आज ही एक शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो डाला था, जिसके अंदर मैंने किसी भी नंबर का रूट निकालना सिखाया था, स्क्वायर रूट निकालना। अब आपको यहाँ पे जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उनको मैं दोबारा से समझा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान से नोटिस कर लीजिएगा, बहुत बार काम आती है ये चीज। ठीक है भाई, कैसे बनेगा देखिएगा, मैंने ये बोला कि रूट 61 निकालना है, रूट 61 से जस्ट छोटा नंबर देख लो जो किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो क्या होता है भाई, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 8 का तो 64 बड़ा चला जाएगा, यानी 7 का इससे छोटा रहेगा, तो मैंने लिखा 7 प्लस में 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, 49 होता है, 49 का और 61 का अंतर देखो कितना है भाई, 12 का अंतर है, तो वो 12 लिख दो यहाँ पे। अब बटे में इस 7, यहाँ जो भी नंबर है ना उसका दुगना इसके नीचे आएगा, तो 7 का दुगना क्या होता है 14, इन दोनों को 2 से काटेंगे, 6/7 आएगा। ठीक है, ये 7 एज इट इज आ गया, 6/7 को मैं सोल्व करूंगा, क्या आएगा 0 पॉइंट, भाई 7 से 0 पॉइंट लगाया मैंने क्योंकि पहले 6 में भाग नहीं गया, फिर 60 बन गया, तो 7 8 56 होता है, तो क्या आ गया 0.8, इसमें 7 ऐड करूंगा तो 7.8 आ जाएगा, यानी कि अगर रूट 61 निकालना है तो वो 7.8 आएगा। बस ये आपको समझाने पे इतना बड़ा बन गया है, आप खुद सोल्व करोगे, मुश्किल से 2 लाइनों का ये क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा इस मेथड को, और प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस मेथड पे, 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो दिमाग में रह जाएगा और बहुत बार काम आता है ये। ठीक है भाई, 7.8 सेकंड ऑप्शन मैच कर गया है, थर्ड नंबर पे चल लेते हैं, और ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन था, बहुत शानदार है। ठीक है, इसको मतलब स्टार मार्क करके रखिएगा और दोबारा से प्रैक्टिस करनी है इसकी। चल लेते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है कि एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इस बिजनेस में थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, यानी ए के निवेश का 3 गुना, तो ए के निवेश का 3 गुना बराबर है ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, यानी बराबर है दुगने इन्वेस्टमेंट ऑफ बी के, बराबर ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, यानी 4 गुना है सी के इन्वेस्टमेंट का। यही बातें हिंदी में भी लिखी हैं। अब यहां पे भी एक छोटी सी बात बताता हूं, बहुत गजब गजब के ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको भाई, जैसे a/3 बराबर b/2 होता और मेरे से कोई a/b पूछता तो मैं डायरेक्टली आंख बंद करके 3/2 बता सकता था, लेकिन अब इसने मेरे से क्या कर दिया, 3a बराबर 2b ऐसी एक टर्म दे दी। वो अब अगर इसका मेरे को a/b बताना होता है तो पता है क्या करते हैं अपन इन दोनों नंबरों का एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम से इनको डिवाइड करके अपन लिख देते हैं। तो जैसे मैं यहां पे डायरेक्टली करने वाला हूं ये चीज, आप देख लीजिएगा बस कि भाई यहां पे लिखना है तो इनका एलसीएम तो 12 आएगा, 12 से मैं 3 को डिवाइड करके लिखूंगा तो 4 आएगा, 12 से 2 को डिवाइड करके लिखेंगे 6 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करके लिखेंगे 3 आएगा, मतलब कि a/b/c अपन को मिल गया 4/6/3। ये क्या है, ये एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। आगे बढ़ते हैं, यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा इतने रुपए है तो लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आसान है भाई। इन्वेस्टमेंट जो होता है ना उसी के प्रोपोर्शनल होता है किसी भी इंसान का लाभ, यानी कि जितना आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे उतना लाभ ज्यादा मिलेगा, जितना इन्वेस्टमेंट कम करोगे उतना लाभ कम मिलेगा, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको इसी चैप्टर से ध्यान रखना है,
फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी इंसान का प्रॉफिट जो होता है वो उसके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। सही बात है, ये फॉर्मूला ही यहाँ पे काम आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहीं से मैंने उठाया ये चीज। तो भाई ये अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो है तो यही इनके प्रॉफिट का रेशियो है, बस इतना बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, इसने क्या बोला कि जो सी का हिस्सा है प्रॉफिट के अंदर वो इतना है, तो ए के लाभ का हिस्सा पूछ रहा है। भाई एक फॉर्मूला मेरा दिमाग में बिठा रखा है आपने, जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर लीजिएगा। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी, अगर ये फॉर्मूला ध्यान में है तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 4863 एक वैल्यू है जो क्वेश्चन में दे रखी है, ये किसकी है भाई, ये सी का हिस्सा है, यानी ये 3 की वैल्यू है। अपन को चाहिए किसकी, अपन को ए का हिस्सा चाहिए, यानी अपन को 4 की वैल्यू चाहिए, मतलब 4 अपन को निकालना है। इससे अपन काटेंगे, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब इसको इससे गुणा करेंगे, और मैंने कितनी बार बताया पूरा गुणा कभी नहीं करना, कोई देखने नहीं आ रहा। भाई यूनिट डिजिट को किया मैंने, 4 एकम 4 आया, 4 सिर्फ मेरे को एक ऑप्शन में मिला, मैं इसको टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। और अगर कोई पूरा करना चाहता है तो वो अपना टाइम वेस्ट करे बैठ के, किसी ने नहीं रोका है आपको। ठीक है भाई, अपन चल लेते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या बताया गया है कि x के आधे का 25%, यानी कि 25% ऑफ हाफ ऑफ x, यानी कि 25% किसका, हाफ का, किसका, x का, यानी 25% ऑफ हाफ ऑफ x, ये क्या है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करवा रहे हैं। ये बराबर है 2.5 टाइम्स 30%, यानी 30 बटे 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/4 यानी 1/4 ऑफ y, यानी कि y। बिल्कुल भाई, ऐसा ही हिंदी में लिखा है, ये दोनों बराबर है। ये बोल रहा है x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, यानी ये पूछ रहा है कि x जो है वो y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। भाई पहले x और y का रेशियो निकालना पड़ेगा, इनको अपन सोल्व कर लेंगे, काटा पीटी करनी पड़ेगी। तो काटते हैं भाई, जैसे 2.5 का मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे एक 10 आ गया, सही बात है। 25 से 100 को काटेंगे 4 आएगा, इस 10 से ये 30 कट गया। बाकी की चीजों को अब देखो, 25 से 100 को मैंने काटा, 4 आ गया, इस 4 से ये 4 उड़ गया, कायदे की बात है। इस 2 से ये 4 दो बार कट जाएगा। भाई यहां सिर्फ x बचा है, मैंने x लिख दिया। इधर की साइड में y और अपॉन में 2 बचा है और कुछ भी नहीं बचा। यहाँ 1 लिख लेते हैं, x के नीचे में y को ले आता हूं, 1 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, मतलब x और y का रेशियो 1/2 आ गया। अब 1/2 आने से मैं कर क्या सकता हूं इससे, इसने पूछा कि x जो है वो y से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। भाई पहली बात तो एक है, कम है, 2 से 1 कम है, कितने पे कम है, 2 पे कम है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, यानी कि 50% क्या है, कम है ये इससे। ठीक है भाई, और वैसे भी दिख रहा है कि 2 का आधा 1 होता है और कम है तो 50% कम है, ये अपन दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। ये 4th क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। अपन चल लेते हैं 5 नंबर पे। इसमें क्या बोला है कि एक पर्सन है, वो 80 केजी ऑफ राइस बाय करता है। भाई 80 केजी उसने चावल खरीदे हैं, यानी कॉस्ट प्राइस मान लेंगे अपन इस चीज को, और बेचता है उतने ही प्रॉफिट पे जितने पे अगर उसने पैसे दिए होते 30 केजी के। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। भाई ये क्या बोल रहा है, पहली बात तो ये प्रॉफिट कमा रहा है, तो पहले आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि कोई भी इंसान प्रॉफिट कब कमाता है, जब उसका एसपी ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, कि मतलब आपने खरीदी 10 रुपए में और बेची 20 रुपए में, जब भी आप प्रॉफिट कमाओगे। यानी कि अगर मेरे को वो प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। यही चीज एग्जैक्टली मैं इस क्वेश्चन में काम में लेने वाला हूं। कैसे लेंगे देखिएगा। भाई एक इंसान है, उसने 80 किलो चावल खरीदे, तो मैं 80 सीपी ही मान लेता हूं। अब 80 किलो चावल खरीदेगा तो 80 किलो ही तो बेचेगा वो। ठीक है भाई, यानी कि 80 किलो उसने चावल एसपी किए। भाई 80 किलो चावल का जितना एसपी होगा और 80 किलो चावल का जितना सीपी होगा, उनको अगर मैं घटा दूंगा तो प्रॉफिट मिलेगा। एसपी ज्यादा है तो मैंने एसपी को पहले लिखा है। भाई यहां तक इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब आता है मेन पार्ट। भाई बराबर में अपन को प्रॉफिट लिखना है, तो वो प्रॉफिट कितना दे रखा है इसने क्वेश्चन में, एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 केजी, यानी कि उसने 30 किलो खरीदने के लिए जितना पैसा दिया होता, मतलब कॉस्ट प्राइस, ये ध्यान रखना है, उसने 30 किलोग्राम के लिए चुकाया होता, चुकाया मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि 30 सीपी के ये बराबर होगा। बस अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर जाओगे, यही तो प्रॉफिट था उसका। इसको सोल्व कर लो। भाई 80 एसपी बराबर, ये इसमें जुड़ जाएगा तो 110 सीपी आ जाएगा। यहां से मैं एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल लेता हूं, 110 बटे 80, ये कर जाएंगे। भाई कायदे से दिख भी रहा है, प्रॉफिट हो रहा था उसका 8 पे 11, मतलब 8 में खरीदी 11 में बेची, प्रॉफिट कमा रहा है, 3 का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने पे, 8 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 इंटू 3 कितना होता है 75, 75 बटे 2 को सोल्व करते हैं 37.5 आता है।
यानी 37.5% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। आंसर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चल लेते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी व्यवसाय में ए और बी द्वारा किए गए निवेश का अनुपात दे रखा है अपन को, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है ए और बी के। दो क्वेश्चन आ गए हैं भाई आज के पेपर में। ये 14 रेशियो 15 है। वही फॉर्मूला काम में आएगा, एक बार आगे पढ़ लेते हैं। इसने बोला कि वर्ष के अंत में उनके क्रमशः लाभ का अनुपात ये दे रखा है, मतलब प्रॉफिट का ये अनुपात दे रखा है। ये बोल रहा है यदि ए ने 3 महीने के लिए धन का निवेश किया है, मतलब टाइम जो है वो ए का 3 मंथ है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो बी ने कितने समय महीनों में के लिए अपना धन निवेश किया है, मतलब बी का अपन को टाइम निकालना है। भाई मैंने अभी अभी बताया था आपको कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ध्यान दीजिएगा, मेरे को टाइम कैलकुलेट करवा रहा है, टाइम कैलकुलेट करवा रहा है, मतलब प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है टाइम, बस ये ध्यान रखना है। ये अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। कैसे देखिएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट करना है, तो ए के लिए 2/14 आएगा, हाँ या ना, ठीक है। और बी के लिए क्या आएगा, 5/15 आएगा। ये ए का है, ये बी का है, टाइम लिखा है ये मैंने, ठीक है भाई। और टाइम का रेशियो ही मेरे को आगे फाइंड करना है, मतलब टाइम ही मेरे को आगे निकालना है। तो पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। ये इससे कटेगा 7 बार, ये इससे कटेगा 3 बार, तो भाई ये 3 यहां आ जाएगा, ये 7 यहां आ जाएगा। रेशियो में अपन नीचे कुछ भी नहीं रखते हैं, तो रेशियो क्या बन गया, 3/7। यानी ए को जो टाइम लगा है वो 3, बी को जो टाइम लगा है वो 7। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी। भाई 3 एक वैल्यू है, 3 महीने, ये किसकी है, ये ए के टाइम की है, और वो भी कोइंसिडेंटली 3 ही आ गई है, ये वरना कुछ भी आ सकती थी। अपन को वैल्यू 7 की निकालनी है क्योंकि बी का टाइम निकालना है, इंटू 7, ये इससे कट गया, 7 महीने आ जाएंगे। यानी बी ने जो है वो अपना पैसा 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। बड़ा ही आसान है। अगर मान लो बाई चांस यहाँ पे रेशियो 6/7 आता, यानी जो 3 वैल्यू है वो 6 की होती, तो 3/6 आ जाता, गुणा जो भी अपन को निकालना है वो हो जाता। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चल लेते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो पैरेलल कोड है, सेम साइड ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल है, यानी कि एक सर्कल है। भाई ठीक है, अपन ये वाला सर्कल ही मान लेते हैं, ये अपन को यहाँ दिख रहा है सर्कल, ठीक है। और इसने बोला कि जैसे ये इसका सेंटर हो जाएगा, इसने बोला कि दो कोड है सेम साइड ऑफ सर्कल है, ये दोनों कोड बना दी मैंने। इसने बोला कि एक कोड जो है वो 12 की है, भाई छोटी 12 की ये रही, बड़ी जो है वो 20 की ये रही। इसने बोला रेडियस ऑफ सर्कल 5√13 है। अगर मैं यहाँ पे मिलाऊं तो रेडियस होगी, इसकी वैल्यू 5√13। अगर मैं यहाँ पे मिलाता हूं तो भी 5√13 ही तो होगी ना, बस ये देख लो आप, ये भी रेडियस है, ठीक है। ये बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कोड, यानी कि अपन से ये दोनों कोड के बीच की दूरी पूछ रहा है। भाई अपन इसको यहाँ पे मिला देते हैं सेंटर पे। कोड से मैं सेंटर पे जब भी मिलाता हूं तो ये परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि इस हिस्से की दूरी भी 6, इस हिस्से की दूरी भी 6, इस हिस्से की दूरी 10, इस हिस्से की दूरी 10। और अगर आपको ये इतनी चीज पता है तो अब आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा है। अब बस आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा, पहले मैं इन्हें जो ये हरा मार्क किया है इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ। भाई यहाँ पे तो 90 डिग्री पे काटती है ये, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि 5√13 का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर तो 10 है मेरी, तो 10 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसे अपन x बोल देते हैं, तो x का स्क्वायर निकलेगा यहाँ से। अब इसे सोल्व करेंगे अपन। भाई 5 का स्क्वायर 25 हो गया, √13 का स्क्वायर 13 आ गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस में x का स्क्वायर। 25 इंटू 13 को सोल्व करेंगे, 25 75 का 5 7 कैरी लगेगी, 325 बराबर 100 प्लस एक्स स्क्वायर। 100 इधर जाके घटेगा तो 225 आएगा बराबर एक्स स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ रूट ले लेना है क्योंकि मेरे को x निकालना है। 225 का रूट तो 15 होता है, यानी x की वैल्यू 15 आ गई, मतलब ये टुकड़े की लेंथ जो है वो 15 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से दीजिएगा, ब्लू कलर से देखिएगा। अब मैं इस बड़े ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाऊंगा, तो उससे क्या होगा, ये वाली लेंथ निकल के आ जाएगी, फिर मैं ये वाली लेंथ घटा दूंगा तो मेरे को ये दूरी मिल जाएगी दोनों कोड के बीच की। आसान मेथड है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार बस पाइथागोरस लगानी है। भाई बड़े वाले में मैंने लगाई तो पहले तो हाइपोटेनस तो 5√13 ही है, यानी कि 5√13 का ही स्क्वायर करना है, ठीक है। बराबर में क्या आएगा, बेस का स्क्वायर, बेस 6 का स्क्वायर है, प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन को निकालना है। 5√13 का स्क्वायर अभी अभी अपन ने किया था 325, बराबर में 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस पी का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसमें से घटाएंगे तो 289 आएगा, ठीक है भाई। तो 289 बराबर पी का स्क्वायर होता है। यहां से पी में रूट लेके निकालूंगा तो 17 आ जाएगा, यानी पूरी जो लेंथ है वो 17 आ गई। इस टुकड़े की लेंथ 15 आई थी, तो 17 में से 15 घटाएंगे तो ये टुकड़ा 2 नहीं आ जाएगा, यानी कि दोनों कोड के जो बीच की दूरी है वो 2 आ गई। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, पर इंटरेस्टिंग था।
पता होना चाहिए कि क्या तरीका है निकालने का, बाकी कर कोई भी लेगा आराम से। चल लेते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि रिमाइंडर बताना है जब इस चीज को 32 से डिवाइड किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 32 से भाग देना है ना, आप इसे ऐसे लिखिए, आप इनको ऐसे नंबर के करीब ले जाइए जो एग्जैक्टली 32 से डिवाइड होते हैं। जैसे 32 का 4 गुणा 128 होता है, तो मैं 127 को क्या लिख सकता हूं, 128 माइनस 1 और इसकी पावर 97। ठीक है भाई, प्लस में इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 97 को इसे लिख सकते हैं 96 प्लस 1 की पावर 97, क्योंकि 32 इंटू 3 96 होता है। अब 32 से भाग देना है। अब देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन, एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा भाई। 32 जो है वो 128 को तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, यानी सिर्फ -1 बचेगा। -1 में भाग नहीं जाएगा ना। और -1 की पावर अगर मैं 97 करता हूं, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि -1 की पावर अगर अपन ओड करते हैं तो वो -1 ही आता है, लेकिन अगर मैं -1 की पावर इवन करता हूं तो वो प्लस का 1 आ जाता है। लेकिन 97 तो एक ओड यानी विषम संख्या है, यानी कि यहाँ पे -1 ही आ जाएगा। फिर प्लस में भाई 96 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, +1 बचेगा। +1 की पावर तो कुछ भी कर लो वो +1 ही होती है। यानी कि जब भी अपन 32 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो -1 + 1 रिमाइंडर बचेगा। -1 + 1 की वैल्यू तो 0 होती है, क्योंकि ये दोनों तो कट जाते हैं। यानी कि अपन जब इसको डिवाइड करेंगे 32 से तो रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये इससे। बेस्ट मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। अपन चल लेते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है कि किसी निश्चित धनराशि पर 21% की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज इतना दे रखा है। भाई कैलकुलेशन करवाएगा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, दम नहीं है इसमें। पहली बात तो ये कि मैं इसमें क्या लगाऊंगा, मैं इफेक्टिव रेट निकालूंगा भाई। 21% के हिसाब से 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट, फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव का, a + b + ab बटे 100। इसमें वैल्यू रखेंगे अपन, क्या आएगा 21 + 21 + 21 गुणा 21 और बटे 100। मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रखी है और कुछ भी नहीं किया। 21 + 21 तो 42 बन गया। 21 × 21 441 होता है भाई, स्क्वायर याद होने चाहिए, बटे 100, यानी ये 4.41 आएगा। 32 में 4.41 जुड़ेगा तो 46.41 आ जाएगा। यानी कि मेरा कोई एक प्रिंसिपल था, उसके ऊपर मैंने 46.41 की रेट से 46.41% की रेट से ब्याज लगाया, बटे 100 तो आएगा ही आएगा। ये पॉइंट को हटाएंगे तो 100 और आ जाएगा। ये जो वैल्यू थी ये इसने मेरे को क्वेश्चन में 11,602.5 दे रखी है, यानी कि इतना ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इतना मिलता है। अब आगे क्या बोल रहा है कि समान दर और समान अवधि के ऊपर इसका साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि पहले प्रिंसिपल निकालना है, फिर यही रेट और यही टाइम यूज करके सिंपल इंटरेस्ट बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, काटना पड़ेगा। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 आ जाएगी, ये 0 तो इस 0 को काट देगी। अब भाई एक बात ध्यान दीजिएगा कि इतने एग्जैक्ट आंसर है, मतलब ये वाला नंबर भी इसको एग्जैक्टली काटेगा। अब बस ये ध्यान देना है कि कितनी बार काटेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, ये है 4500 के लगभग कुछ वैल्यू, मतलब कि 4500 के लगभग, 4500 का दुगना कितना होता है, 9000 के लगभग वैल्यू। अब ये देखो इसके दुगने जितनी वैल्यू तो नहीं है ये बहुत बड़ी, ये 90,000 से भी ऊपर की वैल्यू है, ये 1,16,000 है ना। मतलब पहली बात तो ये इसके 20 गुना से भी बड़ी वैल्यू है। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, मतलब पक्का लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आया होगा, यानी मैंने दिमाग लगा लिया कि ये इसको 25 बार काटेगा। और आप करके देखना, मैं गारंटी देता हूं ये इसको 25 बार काट रहा होगा। ठीक है भाई, करके देख लिया आपने कैलकुलेटर के अंदर, 25 बार कट गया। मेरे को तो पी निकालना था, 25 तो एज इट इज आ जाएगा, ये 3 जीरो आगे लग जाएंगी, यानी प्रिंसिपल मेरा 25,000 आ गया। अब अपन को तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल अपना 25,000 था, रेट अपन को पहले वाले काम में लेनी है यानी 21%, टाइम अपन को पहले वाला यानी 2 वर्ष, बटे क्या आएगा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। 21 इंटू 2 42 हो गया, 42 इंटू 25 करना है बस अपन को, और आगे एक जीरो लगानी है, तो मैं 10 लिख देता हूं उसके लिए। अब देखो 25 दूनी 50, 5 कैरी लग गई, 25 चौके 100, 100 और 5 105 हो गया, और आगे एक ये जीरो आ जाएगी, यानी 10500, मतलब जो लास्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करवाएगा इसने इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी था क्या, सिर्फ 2 फॉर्मूले थे, दोनों अपन को बेसिक है एकदम, वो आता है। ठीक है भाई, चल लेते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे। अब मैं बस एक बात बताना क्या चाहता हूँ कि भाई आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, आपको दिमाग में चीजें चलनी चाहिए कि कैसे मैं करूंगा। अब जैसे देखो कोई बच्चा पहली बार भाई 25 को 21 से गुणा कर रहा होता, फिर 2 से करता तो मुश्किल पड़ता। भाई मैंने पहले 21 को दुगुना बनाया तो 42 आसान बन गया, और अब 25 से किसी भी चीज को गुणा करना आसान है।
मैंने यहाँ पे काटने वाले में एक स्मार्ट अप्रोच लगाई, यही बस आपको करना है, बाकी आप इजीली कर लोगे। यहाँ पे जैसे मेरे को स्क्वायर याद था, बहुत जल्दी हो गया। ये चीजें सीखो भाई और ये चीजों पे अप्लाई मतलब काम करना चालू करो, ठीक है। 10 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि दो मीनार हैं, मतलब कि दो एग्जैक्टली टावर हैं जो पी और क्यू हैं। एक टावर ये रहा पी, एक टावर ये रहा क्यू। हाइट मेरे को दोनों की नहीं पता, मैं H1 और H2 बोल देता हूँ। इसने बोला कि इनके एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन में इनके जो फुट है वहां पे, यानी कि एकदम तल के जो एकदम मिड वाला पॉइंट है, मतलब कि अगर ये दूरी x होगी तो ये दूरी भी x होगी। इसने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 और 60 डिग्री है और रिस्पेक्टिवली बोला है, तो पहले वाले का 30 है और बाद वाले का 60 है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसने बोला कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पी टू दैट ऑफ क्यू इज, ये पी टावर था, ये क्यू टावर था, पी से क्यू का रेशियो पूछ रहा है। भाई कैसे करेंगे देखिएगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं पी टावर की हाइट निकालना चाहता हूं और मेरे को बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस अपन को कहां काम में आता है, टेन थीटा में। यहाँ 30 डिग्री है, यानी कि टेन 30 बराबर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो H1 है, बेस की वैल्यू x है। इधर देखिएगा, इधर भी सेम चीज लगेगी, टेन 60 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर H2 है, बेस अपना x है। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/√3 बराबर में H1/x। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, यानी √3 बराबर H2/x। इसने तो ये पूछा था कि दोनों टावर के हाइट का रेशियो क्या है, मतलब H1 रेशियो H2 बताना है अपन को। तो H1 रेशियो H2, पहले मैं H1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो x/√3 आएगी, x/√3 लिख दिया रेशियो। H2 की हाइट लिखनी है, H2 की वैल्यू निकालेंगे, x√3 आएगी। आ गया भाई, x से x कट गया। रेश अपन फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं रखते, तो इधर तो मैं 1 रख लूंगा, √3 से मैंने मतलब बेसिकली दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो √3 कट गया, इधर √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, यानी 1:3 जो है वो इनकी हाइट्स का रेशियो हो जाएगा। बड़ा ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। चल लेते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि एक मिश्र धातु A है, उसमें तांबा और जस्ता 4:3 के अनुपात में है। मतलब ये अपन ने A एक अलॉय ले ली, इसमें कॉपर और जिंक का रेशियो लिखा, वो 4:3 दे रखा है। आगे इसने क्या बोला कि एक मिश्र धातु B है, उसमें 5:2 का अनुपात है। ठीक है भाई, 5:2 का अनुपात ले लिया। ये बोल रहा है A और B को 5 और 6 के अनुपात में मिलाया है, यानी इसका 5 हिस्सा लिया है, इसका 6 हिस्सा लिया है। तो ये बोल रहा है कि पिघलाकर एक नया मिश्र धातु बनाया जाता है C। अपन मान लेते हैं C बनाया है। तो ये बोल रहा है कि नए मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत निकटतम क्या है, मतलब कि न्यू अलॉय में जिंक का पूछा है। बस ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान है, मैं बताता हूँ। भाई अगर मैं 4 का 5 लूंगा तो ये तो 20 आएगा, 3 का 5 लूंगा तो 15 आएगा, एक नया रेशियो बन गया 20:15। यहाँ पे 5 का 6 लेंगे तो 30, यहाँ पे 6 दूनी 12। अब मेरे को ऐसे बताओ कि ए और बी का अपन ने कॉपर कॉपर मिलाएंगे तो 30 और 20 50 आ जाएगा। ए और बी का अपन जिंक जिंक मिलाएंगे तो 27 आ जाएगा, और टोटल अलॉय कितना बन गया, 87 बन गया। ठीक है भाई, इसने मेरे से ये पूछा था कि नए मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत कितना है। जस्ता कितना है नए वाले में, भाई 27 है। कितने का, 87 का है। ठीक है भाई, नहीं 50 और स्वतंत्र आएगा ना, स्वतंत्र आएगा, 77 आएगा। ठीक है, 77 लिख दिया, इनटू में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। अब भाई ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने लिखा 2700 बटे आ गया स्वतंत्र। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। स्वतंत्र से इसमें भाग देंगे, ऑब्वियसली अपन ऑप्शन की हेल्प लेंगे। भाई क्यों मैं फालतू कैलकुलेशन करूं, तो ऑप्शन में देखो 3 5 3 3 है, तो मतलब पक्का 3 से भाग जाएगा। तो पहले 3 से भाग गया स्वतंत्र में, स्वतंत्र को 3 से गुणा कर लेते हैं, 7 21 7 21 और 2 23, 231 आ गया। बचा कितना, 39 बच गया। आगे एक जीरो आएगी, यानी 3 राइट ही आएगा। अब मैं फिर ऑप्शन के पास जाऊंगा, तो भाई 3 के आगे या तो 6 है या 4 है या 5 है, बस इतना पता लगाना है, आंसर आ जाएगा। स्वतंत्र को मैं 5 से गुणा करता हूं, देखिएगा तो क्या आता है, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, 385 एग्जैक्टली आ गया। मतलब 35 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो मतलब 35 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, यानी ऑप्शन तो अपना यही वाला आएगा, 35 पॉइंट कुछ कुछ, मतलब अप्रोक्सीमेट बताना था तो 35 कर देंगे अपन टिक। बाकी आप इसको सोल्व करके भी देखोगे तो भी 35 यही आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चल लेते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। डीआई का क्वेश्चन है, मतलब एक बोनस के तौर पे काम करता है या तो अपने लिए हर बार, क्योंकि बहुत आसान होता है। क्या बोला है इसने कि गांव बी और सी में 20 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या। भाई पहले तो ये देखो कि ए बी सी डी ई गांव के ये नंबर दे रखे हैं, ए बी सी डी ई। तो भाई बी गांव में अगर 6000 लोग हैं और 20 वर्ष से कम आयु की बात कर रहे हैं, 20 वर्ष से कम आयु मतलब जेड की बात कर रहा है। ये देखो जेड में लिखा है ना 20 वर्ष से कम आयु, मतलब जेड की बात कर रहा है। जेड का कलर तो ये डार्क ग्रे वाला है,
तो 20% लेना है अपन को, परसेंटेज में दे रखे हैं ये वाले, ये ध्यान दीजिएगा, ये देखो परसेंटेज दे रखा है। तो भाई पहले बी गांव के लिए 6000 का 20% निकालेंगे अपन, और इसने सी गांव भी दिया है, सी गांव के लिए कितना 35% है ये, तो और सी गांव की पॉपुलेशन 8000 है, तो 8000 का 35% निकालेंगे अपन, इन दोनों को जोड़ेंगे। इसने क्या बोला है कि ये जो संख्या है ये उक्त गांव यानी इन्हीं बी और सी गांव की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो भाई बटे कुल जनसंख्या आएगी, कुल तो 6 और 8 14,000 जनसंख्या है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको सोल्व कर लेंगे अपन, देखिएगा दोनों जीरो से दोनों जीरो गए, 6 दूनी 12, 1200 आ गया, एक बार यही लिख देते हैं, दोनों जीरो से दोनों जीरो गए, 35 इंटू 8 करना है। अब भाई 35 का अगर पढ़ा नहीं आता और 8 गुना नहीं कर सकते, तो 35 का दोगुना करो एक बार, 70 आ गया। अब भाई 70 का पहाड़ा तो आता है ना, क्योंकि 7 का आता है, और 70 का अब 4 गुना ही करना पड़ेगा, 40 गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं 2 पहले सोल्व कर चुका हूं। अगर भाई कोई समझ गया है तो ठीक है, अगर कोई नहीं समझा तो वो अपने मेथड से गुना कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे चीजें। तो ये कितना आ जाएगा, 280 आएगा, आगे एक जीरो लगेगी, मतलब बेसिकली 2800 आएगा ये, 2800 और 1200 को जोड़ेंगे तो 4000 आएगा, यानी कि 4000 जो है वो 14000 का कितना प्रतिशत है, यही बताना है बस अपन को। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 7 बार कटेगा, यानी 200/7 को सोल्व करना है, और सोल्व करने की नीड ही नहीं है, इसने 200/7 ही अपन को दे रखा है, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा, बहुत आसान था ये। ठीक है भाई, 13 नंबर के क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये भी एक बोनस के तौर पे ही मानता हूं मैं तो, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन का सवाल है, बोर्ड मास अपन को इसमें लगाना है, आराम से हो जाएगा, सिंप्लीफाई है। ठीक है भाई, बोर्ड मास लगाते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले बस ये ध्यान रखना कि बोर्ड मास के हिसाब से चलना है, बाकी मुश्किल नहीं होता ये। तो पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन सोल्व होता है। तो पहले भाग सोल्व होगा, यानी 24 गुणा 2/12 पहले सोल्व होगा, फिर प्लस में। अब देखो ये वाला हिस्सा एक साथ ही सोल्व करना पड़ेगा भाई, ऑफ 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 भी लग रखा है, ठीक है कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखिएगा सबसे पहले 12/6 ऑफ 2, तो 12 भाग, पहले ऑफ सोल्व होगा तो 6 ऑफ 2, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो 12 ही बन गया ये, फिर भाग आ गया। अब देखो मैं इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेता हूँ, तो पहले भाग सोल्व होगा, यानी क्या आएगा 15/8 आएगा, फिर गुणा 4 होगा, फिर मैंने ऑफ लगा दिया। यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा भाई, पहले ऑफ होगा सोल्व, यानी 28, फिर भाग लगा दूंगा, ऑफ सोल्व करूंगा तो 7 इंटू 5 35 आ गया। अब ये देखो 12 से 24 2 बार, 2 दूनी 4 आ गया, प्लस में ये आ जाएगा 12 भाग 12, एक बार लिख लेते हैं, अगले स्टेप में सोल्व कर लेंगे। ये से 2 बार कट गया तो 15/2 आ जाएगा ऑफ। 28/35 को सोल्व करेंगे तो 28/35 है ये, 7 से काटेंगे 4/5 आ जाएगा। अब पहले तो ऑफ सोल्व होगा, 2 से 4 कट गया 2 बार, 5 से 15 कट गया 3 बार, 3 ऑफ 2 यानी 3 इंटू 2 मतलब 6 बन गया। तो क्या आ जाएगा 4 + 12 भाग 12 भाग 6। अब देखो अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा भाई, भाग को मतलब मैं गुणा 1/12 लिख सकता हूँ, यहाँ भी गुणा 1/6 लिख सकता हूँ, ये कट गया, तो ये क्या आ गया 4 + 1/6। और एक बात आपको आज एक नहीं पता लगेगी कि 4 + 1/6 ही 4 सही 1/6 के बराबर होता है, ये दोनों चीजें सेम होती हैं, आप सॉल्व करके देख लेना, यानी कि जो ऑप्शन है ये अपना एकदम से सही हो जाएगा। चल लेते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है कि यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यानी कि पहले एक कोई शंकु था, उसकी त्रिज्या थी, अब उस त्रिज्या को दुगना कर दिया है, यानी कि यहां अगर r थी तो अब उसे 2r बना दिया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का 3 गुना हो जाता है, यानी कि अगर इसकी कोई भी वॉल्यूम थी तो अब इसकी जो वॉल्यूम है वो उसका 3 गुना हो गई। तो ये बोल रहा है कि मूल शंकु की ऊंचाई का नए शंकु की ऊंचाई से अनुपात क्या होगा, मतलब दोनों की हाइट का अपन से रेशियो पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा शंकु के मैं एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ, 2 सेकंड लगेंगी, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। भाई एक शंकु होता है, उसके अगर मेरे को ये रेडियस है, ये हाइट होती है, और ये एल यानी तिर्यक ऊंचाई होती है, तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना होता है तो पाई आर एल होता है, और अगर टोटल सरफेस एरिया लिखना होता है तो पाई आर एल प्लस आर होता है, और अगर वॉल्यूम लिखनी होती है तो भाई पाई आर स्क्वायर एच आएगा, और अपन इसमें 1/3 एक्स्ट्रा लगा देते हैं, और अगर एल निकालना होता है तो रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आता है। बस इतना ही अपन को ध्यान होना चाहिए, अब आंसर आ जाएगा अपना। इसने बोला था दोनों की वॉल्यूम का रेशियो बताना है पहले, क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो में तो इसने 3 गुना दे रखा था, तो मतलब वॉल्यूम लिखूंगा मैं। पहले वाले की वॉल्यूम क्या आएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H1, दूसरे वाले की वॉल्यूम क्या आएगी 1/3 पाई, मतलब दुगनी हो गई ना रेडियस, तो अब 2r का होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू H2।
इसने क्या बोला था कि पहले वाले की और दूसरे वाले की वॉल्यूम, मतलब ये इसकी 3 गुनी है, अगर इसकी वॉल्यूम 1 है तो इसकी वॉल्यूम 3 गुनी है। ये समझ में आता है अपन को? ठीक है, काटना चालू करेंगे। 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, और अब देखो ये तो बन गया आर स्क्वायर इंटू H1। 2r का होल स्क्वायर करूंगा मैं तो 4r स्क्वायर बनेगा, इंटू H2 आ जाएगा, बराबर में 1/3। फिर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, H1/H2 का रेशियो बताना था, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 अपना रेशियो आ जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं लगा रहा आपको? ठीक है भाई, कहीं मुश्किल लगे SSC मैंने चैट पे आ जाना। ठीक है भाई, अपन चल लेते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन पे। एक समूह है, उसमें 120 छात्रों का औसत यह दे रखा है, 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कों और लड़कियों का औसत आयु का अनुपात यह है तो लड़कियों की औसत आयु कितनी होगी? सवाल बड़ा आसान है, दो तरीके हैं करने के। एक तो एकदम से बेसिक मेथड है कि भाई जिसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। जो बेसिक वाला मेथड है वो क्या है, एक बार मतलब ओवरव्यू दे देता हूं मैं। क्या होता है, A1 से लेके A120, मैं वो वाला मेथड भी बताऊंगा जो स्मार्ट मेथड है, जल्दी सोल्व करेगा। पहले ये एक बार बेसिक देख लेते हैं कि 120 बच्चों का एवरेज इसने 13.56 दे रखा था। इसने बोला 120 में से 35% जो है वो लड़कियां हैं, तो भाई ये 7×42 यानी 42 अगर गर्ल्स हैं तो बचे हुए बॉयज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 78 आ जाएगा, 78 बॉयज आ जाएंगे। आगे इसने क्या बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 6:5, कि अगर बॉयज का एवरेज इतना है और गर्ल्स का एवरेज इतना है तो मतलब ये एवरेज एज ऑफ गर्ल्स पूछ रहा है एग्जैक्टली। तो ये वाला मेथड से निकालना बहुत आसान होता है कि भाई जैसे देखो मतलब A1 से लेके या फिर G1 मान लो, G1 से लेके G42 तक जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज दे रखा है इसने, और फिर बॉयज का एवरेज दे रखा है। अपन उन दोनों को यहाँ पे पटकेंगे तो आराम से जो है एवरेज एज ऑफ गर्ल्स आ जाएगी। पर ये नहीं करना है, मैं इसको हटा रहा हूँ। बस इतना ध्यान रखते हैं अपन कि 120 में से 42 गर्ल्स हैं अपनी और 78 जो है वो बॉयज है, बस इतना ध्यान रखना है। अब एक स्मार्ट मेथड लगाते हैं अपन, देखिएगा भाई आपने एलिगेशन में क्रॉस मेथड पढ़ा है, वही मैं लगाऊंगा यहाँ पे, और बेस्ट मेथड है वो। यहाँ मैंने लिखा गर्ल रेशियो बॉय, गर्ल और बॉय के एवरेज का रेशियो क्या दे रखा है? देखो बॉयज का 6 है तो भाई बॉयज के नीचे 6 लिखना, गर्ल का 5 है तो 5/6 लिखना। अब इनका टोटल जो मिला के एवरेज है वो कितना है भाई, अपन से उसे अपन x मान लेते हैं, और इसने अपन को नंबर कितना दे रखा है इनका, देखो 42 और 78 दे रखे थे ना, तो 42 और 78 लिख दो, चाहे यहाँ पे चाहे इनको काट के लिख दो, तो मैं काट के लिख लेता हूँ। तो भाई ये कटेंगे, 6 से 7 बार कटेगा और 6 से ये 13 बार कट जाएगा, तो 7/13 आ जाएगा यहाँ पे। अब मेरे को एक बात बताओ, क्रॉस मेथड लगाना आता है अपन को? मैं क्रॉस मेथड लगा रहा हूँ यहाँ पे। भाई एक वैल्यू से ये x बड़ा होता है, एक वैल्यू से ये छोटा होता है, तो मैं 6 - x लिख रहा हूँ, और फिर x - 5 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा? 7/13 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब अपन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो आएगा 78 - 13x, ये आएगा 7x - 35। अब ये 13x इधर जाके जुड़ जाएगा तो 20x बन जाएगा। 78 में 35 जुड़ जाएगा तो 7 और 3 10 और 11 113 आ जाएगा। यहाँ से अगर अपन x निकालेंगे तो 113/20 आएगा। 113/20 को सोल्व कर लेते हैं अपन। भाई ऐसे देख लो ना डिवाइड करके कि 113 का आधा करना है तो 112 का आधा यानी 56.5 आ जाएगा, लेकिन एक जीरो और थी यानी 5.65 बन जाएगा ये बेसिकली। ठीक है, x की वैल्यू आई है 5.65, अभी आंसर नहीं आया है। अब देखिएगा इसने मेरे को क्या बोला कि भाई 120 बच्चों का एवरेज इतना है, यानी ये एक वैल्यू है, मतलब वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी, तो 13.56 ये वैल्यू है, ये किसकी है? ये 5.65 की वैल्यू है। मेरे को निकालनी किसकी है? एवरेज एज ऑफ गर्ल्स निकालनी है। गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है? 5, मतलब 5 की मेरे को वैल्यू निकालनी है। अब बताओ कितना इजीली आ जाएगा, ये काटना है बस अपन को, इनको आंसर आ जाएगा। भाई इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा दिया अपन ने। अब देखो 5 से मैं इसको काटूंगा, ये 113 आएगा, 113 से अपन इसको काट लेते हैं, तो 113 से पहले तो एक बार कटेगा, फिर बचेगा कितना? ये बचेगा 2 और 2 22 बचेगा, तो 226 आएगा। 226 का तो इसका दुगना ही है, यानी ये से 12 बार कट जाएगा बेसिकली, तो 12 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी जो एवरेज एज ऑफ गर्ल्स है वो 12 निकल के आएगी। बड़ा आसान मेथड था ये वाला उस वाले के कंपेयर में। ये आपको मुश्किल लग रहा होगा एक बार, जब भी लगेगा जब या तो आपको क्रॉस मेथड नहीं आता या फिर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी। अगर आपको क्रॉस मेथड ध्यान में है तो आप इजीली कर सकते हो। और भाई एक बात और बता देता हूँ, जिनको अगर ये मेथड नहीं आता है वो सीख लो, काफी काम का मेथड है। फिर भी नहीं चमक रहा है तो भाई बेसिक से जाओ, लेकिन वो टाइम खाएगा, तो मैं तो उसको अवॉइड करता हूँ। ठीक है, 16 नंबर पे चल लेते हैं।
जीतू है वो अपस्ट्रीम रोर करता है अपनी नाव को 28 किलोमीटर 4 घंटे में। अपस्ट्रीम मैं हर बार बताता हूँ, ये सेम चीज बताता हूँ मैं कि भाई जैसे ये आपकी नाव है और ये आपका पानी है, भाई नदी इधर बह रही है और नाव अगर उल्टी जा रही है तो भाई आपको जोर आएगा ना जाने में, यानी आपकी जो स्पीड है वो कम होगी। यानी कि अपस्ट्रीम में स्पीड्स घटती हैं और डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ती है, क्योंकि नाव की जो आपकी स्पीड है उसको पानी सपोर्ट करेगा, वो और तेजी से लेके जाएगा तो वो बढ़ेंगी, तो वो जुड़ जाएंगी, ऐसा होता है बस। तो अब देखो अपस्ट्रीम के अंदर ये क्या बोल रहा है, 28 किलोमीटर की दूरी है, वो अपन को x माइनस वाई की स्पीड से लेके जानी है और ये 4 घंटे में काम हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, x माइनस वाई यहां नहीं लिखना चाहते तो यहां लिख लो कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। मैंने डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला काम में लिया है और ये मैंने आपको डीएसटी बराबर जीएसटी से याद करवा रखा है, ठीक है भाई। ऐसे ही आगे देखो डाउनस्ट्रीम, यानी कि x प्लस वाई आएगी इस पर स्पीड, टाइम कितना आएगा 2 घंटे, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इस बार 50 किलोमीटर है, ठीक है भाई। यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू निकालो आप, तो 4 से 28 7 बार कटेगा, यानी x माइनस वाई 7 आ गया। यहाँ से इससे काटो तो x प्लस वाई 25 आ गया, ठीक है भाई, x प्लस वाई 25 आ गया। अब यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी, और एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि x तो अपने नाव की स्पीड होती है तो मैं n लिख देता हूँ, y अपने धारा की स्पीड होती है स्ट्रीम की तो मैं s लिख देता हूँ, ठीक है भाई। इसे बोट लिख देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, ये b है ये s है। अब देखिएगा एक और मेथड बताता हूँ, छोटा मेथड है, ट्रिक है कि भाई जैसे अब अगर यहाँ से अपन को x और y निकालना है तो आप इनको या तो काटोगे या जोड़ोगे या कुछ भी करोगे। मैं बताता हूँ, अगर ऐसी इक्वेशन मिल जाए और x और y निकालना हो तो x निकालने के लिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो दोनों को जोड़ा 32, 32 का आधा 16। y निकालना है तो दोनों को घटा दो, 25 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, 18 का आधा कर दो तो 9 आ जाएगा। तो ये स्मार्ट मेथड है, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। अब भाई x आ गया y आ गया, इसने क्या बोला है कि टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर, मतलब 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी कि पानी अब ठहरा हुआ है, अब सिर्फ नाव की स्पीड काम में आएगी तो कितना टाइम लगेगा। भाई टाइम पूछ रहे हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड नाव की आएगी यानी बटे 16 आएगा। इस पॉइंट को हटाओ नीचे 0 आ जाएगा, 16 से इसको काटो तो 16 दूनी 32 आएगा, 32 से मैंने इसको घटाया तो 12 आया, फिर 128 आ गया, 8 होता था ना 128 आ गया, तो 16 से 8 बार कट जाएगा, लेकिन 28 बटे 10 का मतलब क्या हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, यानी 2.8 घंटे लग जाएंगे रो करने के अंदर अपन को, मतलब कि ये वाली दूरी तय करने के अंदर 2.8 घंटे लग जाएंगे। आसान था, बस ये मेथड दिमाग में होना चाहिए। चल लेते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो भाई 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर अपन को बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, बस अपन को 2 फॉर्मूले लगाने, छोटे छोटे से आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो चक्रवर्ती ब्याज ऑब्वियसली ज्यादा होता है तो चक्रवर्ती ब्याज अपन पहले लिखेंगे ताकि माइनस में अपना आंसर ना आए। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि पहले तो प्रिंसिपल आता है, उसमें 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम करते हैं, ये तो अपना अमाउंट आ जाता है। इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल घटाता हूं तो अब ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। इसका और किसका अंतर दे रखा है अपन को, भाई सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, इन दोनों का अंतर जो है वो 155 दे रखा है, ठीक है भाई। यहां देख लेंगे 155 दे रखा है, तो द सम इज, यानी कि प्रिंसिपल अपन से बेसिकली पूछ रहा है कि राशि क्या होगी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेशन करनी है कर लेंगे। वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं। तो पहले तो देखो प्रिंसिपल अपन को फाइंड करना है, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, यानी कि 1 प्लस रेट 10 है अपनी अपॉन 100 की पावर टाइम, टाइम 3 आ जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, ठीक है भाई। ये तो एक ब्रैकेट का काम चल रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल एज इट इज, रेट इंटू टाइम यानी 10 इंटू 3 और बटे 100 बराबर क्या आ जाएगा 155 आ जाएगा। यहां से मैं अगर पी कॉमन निकाल लेता हूं तो देखो क्या बचेगा, इसको अगर मैं काटूंगा तो 10 प्लस 1 बचेगा, यानी कि 11 बटे 10 हो जाएगा। 11 बटे 10 का मैं क्यूब करूंगा तो 1331 अपॉन में 1000 और माइनस में 1 आ जाएगा ये, क्योंकि मैं पी कॉमन निकाल चुका हूं। फिर माइनस में यहां से ये इसको काट देगा तो ये आ जाएगा 3p बटे 10 और बराबर आ गया 155। ये वाला p भी अगर आप कॉमन निकाल देते हो और एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हो तो ये p तो उड़ के बाहर आ गया, और क्या हो गया कि ये एज इट इज ही बच जाएगा भाई, ये माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब अपन, तो फिर यहां से अपन के पास में p निकल के आ जाएगा।
तो देखो क्या आएगा, P इंटू में मैंने इनका एलसीएम लिया तो 1000 आया, यहाँ तो 1331 ही आ जाएगा, माइनस में यहाँ 1000 आएगा और माइनस में यहाँ पे ये 100 बन गया यानी 300 आ जाएगा, बराबर क्या आएगा 155। देखिएगा भाई माइनस हो जाएंगे, 1300 माइनस होगा 1331 में से तो सिर्फ 31 बचेगा, यानी क्या आ जाएगा P इंटू 31 बटे 1000 और बराबर 155। ये इसको 5 बार काट देगा, यानी प्रिंसिपल अपना कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। कितना आसान था सोल्व करना, प्रिंसिपल अपना 5000 आ गया। बस कैलकुलेशन आपकी बहुत जल्दी चलनी चाहिए। ठीक है भाई, 18 नंबर के क्वेश्चन पे चल लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, मतलब एक स्टेप में होने वाला है। देखिएगा मैं बताता हूँ, 7897 दे रखा है, 8110 दे रखा है और 8536 दे रखा है। ये बोल रहा है कि इनको किसी नंबर से डिवाइड किया जाते हैं, सबसे बड़ी संख्या है वो, तो रिमाइंडर हर केस में बराबर बचता है। तो जो भी वो नंबर है उसके डिजिट्स का सम बताओ। अरे तो भाई मतलब बेसिकली ये अपन से एचसीएफ कैलकुलेट करवा रहा है और बोल रहा है कि फिर एचसीएफ के जो डिजिट आएंगे उनका जोड़ बता दो क्या होगा। अरे तो भाई कितना आसान है ये। मेरे को एक बात बताओ, एचसीएफ निकालने के काफी मेथड होते हैं। एक मेथड तो होता है कि आप ना डिवाइड करो, फिर देखो कि आप वहां पे जो रिमाइंडर्स जो बच रहे हैं डिविडेंड से अपने, वो एचसीएफ हो जाता है। अरे लेकिन वो मेथड थोड़ी लगाएंगे। और अब आप यहाँ पे बताओ फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते, इनका बहुत बड़े नंबर है। बेस्ट मेथड है आप इनका अंतर लिखो। मैंने इन दोनों का अंतर लिखा तो यहाँ पे पहले 3 आ गया, फिर 1 बच गया, फिर 213 आ गया। अब यहाँ पे अंतर लिखेंगे तो देखो 6 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आ जाएगा। और अब मैं इन दोनों का भी अंतर लिख लूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, पहले तो 9 बचेगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा। अब देखो अपन ने अंतर निकाल लिया। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सबसे छोटा अंतर वाली वैल्यू है, तो सबसे छोटी अंतर वाली वैल्यू ये है, या तो एचसीएफ ये होगा या फिर इसका कोई फैक्टर आएगा वो इनका एचसीएफ होगा। अब मैं बताता हूं कि ये डिसाइड करेंगे कैसे कि ये वाला नंबर एचसीएफ है या फिर इसका कोई फैक्टर इसका एचसीएफ है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप इस 213 से इन नंबर्स को डिवाइड करके देखिए। देखो ये वाला अंतर भी डिवाइड हो रहा है दुगुना, ये वाला अंतर भी डिवाइड हो रहा है तिगुना, मतलब ये नंबर भी पक्का इस 213 से डिवाइड होंगे। अगर ये नहीं हो रहे होते तो मैं 213 का कोई फैक्टर लेता, लेकिन अब मेरे लिए हो रहे हैं तो 213 मेरा एचसीएफ है इन नंबर्स का। ठीक है भाई, इसने क्या पूछा था, इस 213 जो एचसीएफ आएगा उसके डिजिट्स का सम बता दो आप। तो 2 + 1 + 3 कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, यानी 6 अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चल लेते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे। इसने क्या बोला है कि पाइप एबीसी है, वो टैंक को इतने इतने टाइम में भर देते हैं। पी भरता है, ए भरता है 30 में, बी भरता है 40 में और सी भरता है 60 में। एलसीएम लेंगे 120 आएगा, टोटल वर्क आ गया। डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसीज आएंगी, यहाँ 4 आएगी, यहाँ 3 आएगी और ये 2 आ जाएगी। भाई एफिशिएंसी निकाल ली, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। इसने क्या बोला कि पाइप एबीसी को 7, 8 और 10 बजे रिस्पेक्टिवली खोला जाता है सेम दिन, तो टैंक कितने बजे फुल हो जाएगा। भाई मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें वर्ड्स का खेल, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है। 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे, यहाँ ए को खोला, यहाँ बी को खोला और यहाँ सी को खोला। देखिएगा बहुत बारीकी से सुनिएगा। भाई मैंने 7 बजे ए वाली पाइप को खोला, तो 7 बजे से लेके 8 बजे तक ए वाली पाइप ने 1 घंटे काम किया, तो इसने 1 घंटे में 4 काम कर दिया। अब 8 बजे ए वाली पाइप तो खुली थी ऑलरेडी, मैंने बी को भी खोल दिया, तो ए प्लस बी मिलके साथ में काम करेंगे, यानी 4 और 3, अब ये 7 काम कर रहे होंगे। और वो 7 काम कितनी देर करेंगे, भाई देखो 8 से लेके 10 तक 2 घंटे होते हैं, तो 7 काम 2 घंटे तक करेंगे, यानी 14 काम कर चुके हैं। तो भाई 4 काम पहले हो गया था, 14 काम अब हो गया, यानी 4 और 14 टोटल 18 काम हो गया। अरे भाई ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो, बात एक ही है कि 7 से लेके 10 बजे तक 3 घंटे ए ने काम किया, यानी 12 काम किया। 8 से लेके 10 तक 2 घंटे बी ने काम किया, यानी 6 काम किया। अभी भी 12 और 6 18 ही आ रहा है, दोनों में से कोई सा मेथड लगा लो। अभी तक 18 काम हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं और याद रखूंगा मैं। अब आगे चलते हैं। अब 10 बजे तीनों पाइप खुल चुकी हैं, तो देखो 4 3 7, 7 और 2 9, यानी कि अब जो पाइपें हैं वो 9 की एफिशिएंसी से काम करेंगी। भाई मेरे को 120 काम करना था, उनमें से मैं 18 काम कर चुका हूं, यानी कि अभी मेरा काम बचा कितना है 102, यानी कि मेरे को 102 काम करवाना है 9 की एफिशिएंसी से, क्योंकि तीनों पाइप काम कर रहे हैं। मैंने इनको काटा भाई, तो ये 9 एकम 9, फिर 12 के लिए फिर 9 एकम 9, 3 बचेगा बटे 9। बिल्कुल भाई, इसको आप करके देखना, यही आएगा। इसको काट देंगे, 1/3 आ जाएगा, यानी 11 सही 1/3 घंटे और लगेंगे। अभी अभी मैं इनको मिनटों में बदलूंगा, देखेगा। तो 11 सही 1/3 है, 1/3 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे,
यानी 20 मिनट आ जाएंगे। यानी कि 10 बजे के बाद में मेरे को 11 घंटे और 20 मिनट और चाहिए टैंक को फुल भरने में। 10 बजे के बाद में मैं 11 घंटे गिनूंगा, तो आप गिन के देखना ऐसे, पता है कितने घंटे आएंगे, मतलब कितने बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे। लेकिन 20 मिनट और भी तो हैं, यानी 9 बज के 20 मिनट में मेरा टैंक फुल भर जाएगा। और मैंने पीएम क्यों लिया, क्योंकि भाई ये सुबह खोली थी, अगर 11 घंटे गिनूंगा तो शाम हो जाएगी, यानी कि 9 बज के 20 मिनट पे शाम को, रात को ये भर जाएंगे। भाई समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिवाइंड करके देखना, पक्का समझ में आएगा। धीरे धीरे देखना और एक एक चीज को खुद अपने दिमाग से विजुअलाइज करना, पक्का समझ में आ जाएगा। 20 नंबर पे चल लेते हैं। इसमें क्या बोला कि दिया गया है कि दो लड़के हैं, वो अलग अलग गति से फेंकी गई गेंद के पथ की लंबाई समान है। मतलब उन्होंने स्पीड डिफरेंट ली है, लेकिन जो दूरी है वो दोनों केसेस में समान है। यहाँ भी एक्स दूरी है, यहाँ भी एक्स दूरी है। ये बोल रहा है यदि वे उक्त लंबाई को तय करने में क्रमशः इतना और इतना टाइम लेते हैं। भाई ये तो दूरी थी अपनी, अब टाइम दे दिया उसने 0.6 सेकंड और 1 सेकंड दे दिया। ये बोल रहा है पहली फेंक के लिए यात्रा की औसत गति यदि दूसरी फेंक के लिए वही गति 96 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये बोल रहा है कि दूसरे केस में जो औसत गति है वो 96 है, तो पहले केस में औसत गति कितनी हो जाएगी, यही पूछ रहा है बस अपन से। यानी कि यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है, क्वेश्चन में दम नहीं है बिल्कुल भी। मैं बताता हूँ क्या करना है। एक बात बताइएगा आप मेरे को, ये 96 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है अपन को, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी कि ये सेकंड में दे रखा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, इनको बदलो बराबर करो। अरे नहीं, रेशियो में वो सब कट जाएगा। आप तो बस इतना दिमाग लगाओ कि एक्स की दूरी तय करनी थी, तो मैंने डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम जीएसटी से, तो 96 इंटू 1 स्पीड इंटू टाइम। ठीक है भाई, ऊपर वाले में एक्स बराबर ही क्या है, स्पीड मेरे को निकालनी है, टाइम मेरा 0.6 है, दोनों को बराबर रख सकते हैं। यानी क्या आएगा, 96 इंटू 1 बराबर स्पीड इंटू 0.6। देखो मैंने पता है वो क्यों बात बोली थी, अरे क्योंकि भाई यहाँ से 1 सेकंड है, यहाँ से 0.6 सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो डायरेक्टली अपनी जो स्पीड है ना वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही आएगी। तो यहाँ से स्पीड निकालनी है, तो 96 बटे 0.6 आ जाएगा। अब ये सोल्व करना तो बच्चों का खेल है, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो आएगा, 6 से 96 16 बार कटेगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी पहले वाले केस के अंदर। बड़ा ही आसान था ये तो, बहुत ही ज्यादा इजी था। चल लेते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो भाई ये देखो मैंने ट्राइंगल बना दिया, ये पी हो गई साइड, ये क्यू हो गई और ये आर हो गई। भाई इसमें थोड़ी बहुत एक दो प्रॉपर्टीज आपके ध्यान में होनी चाहिए, जब भी आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। अभी मैं सारी आपको रिवाइज करवा दूंगा। ये एंगल लिखा है ना, ये देख लेना, ये एंगल पी 120 डिग्री है, मतलब ये पूरा 120 है। और पी एस परपेंडिकुलर दे रखी है क्यू आर के, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है पी एस और एस के ऊपर, और इसने बोला है कि पी क्यू प्लस क्यू एस जो है वो एस आर के बराबर है, मतलब पी क्यू प्लस क्यू एस जो है वो एस आर के बराबर है। तो मेजर ऑफ एंगल क्यू अपन से पूछ रहा है। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें एक छोटा सा लेकिन कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई मैंने यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट टी मान लिया, जो मैंने क्या माना कि क्यू एस जो है ना वो एस टी के बराबर है। और पता है ये ऐसा माना क्यों किया है, क्योंकि मैंने ये माना कि ये दूरी इस दूरी के बराबर है। ऐसा करने से क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना ये एक। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन अपना पूरा सॉल्यूशन ही निकाल देगा। अब पता है अपन क्या करेंगे, देखिएगा भाई मैंने एक ट्राइंगल देखा पी क्यू टी वाला, और इसमें मैंने देखा कि पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर मेरे को एस आर दे रखा था। देखिएगा मैं लिखता हूं, जो दे रखा है वो पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर, जो दे रखा है वो मैंने लिखा है। अब मेरे को बस एक बात बताओ, क्या मैं इस पी क्यू को पीटी के बराबर नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल, मैंने देखा था कि ये दोनों बराबर हैं, तो पी क्यू बराबर पीटी आ जाएगा। क्यू एस को ऐसा कैसा लिख दिया। अब एस आर लिखना है। देखो एस आर क्या है भाई, एस आर है एस टी प्लस टी आर, तो एस टी प्लस टी आर है। और एक चीज अपन ने और देखी थी कि एस टी जो दूरी है वही क्यू एस की है, तो मैं इस एस टी की जगह पे क्यू एस लिख सकता हूँ। तो देखो क्या होगा, क्यू एस से क्यू एस कट जाएगा, यानी क्या आएगा, पी टी बराबर टी आर आ जाएगा। मतलब क्या होगा, मैं मार्क कर देता हूँ कि पी टी जो है वो टी आर के बराबर आ गई, ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर आ गई। यानी कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये हो जाएगा। इतना दिमाग में अपने क्लियर बैठ गया है। अब इससे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर मान लो ये एंगल अपना जितना भी होगा उतना ही यही एंगल होगा, तो अपन एक काम करते हैं कि ये थीटा पहले हटा देते हैं, वो थीटा अपने गड़बड़ कर जाएगा। वरना पता है क्या करेंगे अपन, अब देखिएगा बहुत आसान बना देते हैं अपन। कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है भाई, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, देखो ये ध्यान में होनी चाहिए आपको, जब ये समझ में आएगा
कि कोई भी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का अगर मेरे को ये एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो ये इस वाले का और इस वाले का जोड़ होता है। यानी कि अब देखो मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ कि ये एक मेरा ट्रायंगल था और इसमें मेरे को ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो भाई ये इस आमने सामने के जोड़ के बराबर होगा, यानी ये 2 थीटा होगा। अब देखिएगा मैं एक और ट्रायंगल मार्क कर रहा हूँ व्हाइट कलर से, ये और ये। इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस थे। तो अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। इतना अपन को समझ में आ गया। अब मैं ले रहा हूँ PQR ट्रायंगल, PQR, और इस स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल PQR में एंगल P तो अपन को 120 दे रखा था, एंगल Q अपना 2 थीटा आया है और एंगल R जो है अपना वो थीटा आया है और बराबर अगर मानूं तो ये 180 होता है। यहाँ से 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी यहाँ से थीटा कितना आ गया 20 आ गया। मेरे को तो एंगल Q पूछा है, एंगल Q कितना है 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, यानी 40 मतलब पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बहुत आसान था, बस थोड़ी सी एक दो प्रॉपर्टीज अपन को ध्यान होनी चाहिए थी बस। और प्रॉपर्टीज भी कौन सी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आमने सामने की भुजा और आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं और एक ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका जोड़ 180 होता है, वही मैंने लगाया और आंसर आ गया। 22 नंबर पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800। ये 800 है क्या? एक बार ये 800 दे रखी होगी शायद, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है भाई, ये रुपए लिखा था यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये 800 रुपए है। तो हर एक चीज में लिखूंगा यहाँ पे। मार्क प्राइस इसने मेरे को कितनी दे रखी है 800। फिर इसने क्या बोला कि इसे डिस्काउंट पे बेचा जाता है 19% के। अब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हो तो और बेचते हो, मतलब वो सेलिंग प्राइस निकल के आती है, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी भाई 800 रुपए की चीज को 19% के डिस्काउंट पे बेचोगे, यानी 81/100 में बेचोगे। ये दोनों कटेंगे, ये आ जाएगा 648। मतलब आप इस चीज को 648 में बेच रहे हो इतना डिस्काउंट देके। आगे पढ़ते हैं। इसने क्या बोला कि ऐसा करने से गेन होता है 8% का। अरे तो गेन तो किस पे होगा, सीपी पे होगा ना, मतलब सीपी निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा 648 की चीज है उस पे 8% का गेन है, मतलब 100/108। उल्टा हो जाता है ये कैसे, देखो मैं बताता हूँ, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। मानो कि कोई एक चीज है वो x रुपए की है कॉस्ट प्राइस, उस पे 8% का गेन करवाना है, यानी 108/100, और ऐसा करने से सेलिंग प्राइस निकल के आता है वो 648 है। अरे तो मेरे को x निकालना था तो मैंने 100 उधर गुणा कर दिया, 108 भाग दे दिया, वही किया है मैंने डायरेक्टली कर दिया बस। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये इसका 6 गुना है, 6 गुना 100 करेंगे तो 600 आ जाएगी। यानी कि कोई एक आर्टिकल था वो 600 रुपए का था, अपने मार्क प्राइस 800 कर रखी थी, फिर आपने कुछ डिस्काउंट देके उसे 648 का बेच दिया। तो आपको तो मार्क प्राइस से 8 डिस्काउंट लग के मतलब ऐसा लगा कि मेरे को डिस्काउंट मिला है, लेकिन एक्चुअली में फिर भी उसने कुछ कमाए हैं। ठीक है भाई, अब पढ़ते हैं। इसने पूछा क्या है, ये बोला कि बाय व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस वाज आर्टिकल मार्क्ड, यानी कि कॉस्ट प्राइस से आर्टिकल मार्क्ड कितने ज्यादा रुपए करा हुआ था। भाई 200 रुपए ज्यादा मार्क किया हुआ है, कितने पे 600 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये इसको काटेगा 3 बार, 100/3 होता है 33, सही 1/3, यानी जो पहला ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा। चल लेते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, बड़े आसान से हो जाएंगे। भाई ये देखिएगा, यहां से अपन को इस पे जाना है। अरे भाई इस पे जब आया जाएगा, पहले आप इसको एक फॉर्म में तो बदलो, सुंदर सा बनाओ इसे। तो इसमें x की पावर 4 का मैं भाग दे देता हूँ। तो देखो x की पावर 8 पे x की पावर 4 का भाग लगेगा तो ये बचेगा। यहाँ से पूरा x की पावर 4 गायब हो गया, इसमें 1/x की पावर 4 आ गया और बराबर 0 आ गया। यहाँ से मैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को क्लब कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1442। इतना आसान लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं क्या करता हूं, मैं वैल्यू निकाल लेता हूं x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की, क्योंकि मेरे को नीचे आना है। फिर मैं x की पावर 1 मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर उससे x माइनस 1/x आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं भाई, इसका रूट करते हैं इसमें 2 जोड़ के। तो 1442 में मैं 2 जोड़ के लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1444। ये तो 38 का स्क्वायर होता है, यानी x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 38 आ गया। यहाँ से x प्लस 1/x निकालूंगा तो फिर भाई क्या आ जाएगा, 38 में 2 जोड़ के रूट ले लो, तो x प्लस 1/x आ गया अपना रूट में 40। ठीक है, अब यहां से मेरे को अगर x माइनस 1/x निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि मान लो आपको दे रखा है x प्लस 1/x बराबर a और आपको निकालना है x माइनस 1/x। तो वो क्या होता है कि a का स्क्वायर करो, ठीक है, उसमें से -4 करो और उसका रूट ले दो। ये फॉर्मूला आपके ध्यान होना चाहिए भाई। तो मैं अप्लाई करूंगा, तो रूट में क्या आएगा, इसका स्क्वायर करो तो 40 के रूट का स्क्वायर करेंगे तो 40 ही आएगा, उसमें से माइनस कर दो 4,
तो ये 36 बन गया, 36 का रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू 6 आ गई। ये आंसर एकदम से सही हो जाएगा अपना। चल लेते हैं 24 नंबर पे। एक और दो क्वेश्चन बचे हैं, बड़े आसान आसान है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और माइनस में सेक स्क्वायर थीटा होता है कोस का उल्टा रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसा बना दिया। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसा बना दिया। इनका एलसीएम ले लीजिए भाई, आंसर आ जाएगा अगले स्टेप में। एलसीएम इनका आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये तो क्या बन जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा। ये क्या बन जाएगा, कोस की पावर 4 थीटा। ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब इसे अपन क्या लिख सकते हैं, देखिएगा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अरे लेकिन एक बात देखो, ऐसा करने से तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा भी तो आएगा, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो मैं वो हटा दूंगा भाई। वो मैंने मेरी मर्जी से अगर मैं लेके आऊं तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा। ठीक है भाई, -1 आ जाएगा अपॉन में ये टर्म एज इट इज आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, तो 1 से तो 1 कट गया, क्या बच गया, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, -2 आपका आंसर बच जाएगा। सेकंड ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल लेते हैं लास्ट फाइनल क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि जो ब्लू कलर वाले हैं वो तो एक बैट्समैन के द्वारा रन स्कोर करे गए हैं, और जो रेड कलर वाले हैं वो उसकी स्ट्राइक रेट है, और स्ट्राइक रेट हर 100 बॉलों के ऊपर निकलती है। ठीक है भाई, इसने क्या बोला है कि हाउ मेनी बॉल्स डिड द बैटमैन फेस इन द थर्ड मैच, कि मतलब उसने थर्ड मैच में कितनी बॉल खेली, ये पूछा है अपन से। बड़ा ही आसान है, देखो मैं बताता हूँ भाई। जैसे देखो मेरे को एक छोटी सी बस बात बताओ आप, इसने 30 रन बनाए, वो बाद की बात है, 30 रन बनाए वो बाद की बात है। इसने 75 इसकी स्ट्राइक रेट चल रही है, 75 इसकी स्ट्राइक रेट है, और स्ट्राइक रेट कब आती है, जब आप 100 बॉल खेल लेते हो। इतना समझ में आ गया ना, बस आपको जो दे रखा है मैंने अभी तक वही लिखा है बस। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मतलब 75 स्ट्राइक रेट का मतलब क्या है कि इसने 75 रन बनाए हैं 100 बॉलों में, हाँ या ना, यही तो होता है स्ट्राइक रेट का मतलब। ये देखो यहाँ लिखा भी, आप पढ़ना इसको, कि स्ट्राइक रेट इज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड पर 100 बॉल, यानी कि हर 100 बॉल पे कितने रन बना रहा है वो स्ट्राइक रेट होती है। यानी 75 रन बनाए 100 बॉलों में, यानी ये एक रन कितनी बॉलों में बनाता, 100/75 बॉलों में। लेकिन मेरे को क्या पता चला कि मेरे को तो 30 रन निकालने हैं इसके, यानी कि 30 रन निकालने हैं तो उसको 30 से गुणा करना पड़ेगा, या फिर आप इसमें वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी भी लगा सकते हो, कि 100 जो वैल्यू है वो 75 की दे रखी है और अपन को 30 की निकालनी है। ठीक है भाई, तो देखो क्या करेंगे, 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 3 से 30 10 बार कटेगा, यानी 40 जो है वो इसने बॉल लगी ही होंगी इसको रन बनाने के लिए, यानी जो सी ऑप्शन है वो अपना एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने आज के पेपर के 25 के 25 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। कहीं भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप एसएससी मैंने चैट पे आइए, आपको आपके डाउट्स के सॉल्यूशन सारे मिल जाएंगे। बाकी इसी तरीके से अपन आगे सॉल्यूशंस करते रहेंगे। मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।